Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hi again. Hello from my back as well. Alright, so a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and जैसा कि प्रॉमिस किया था हम लैरिंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन 3D मॉडल की मदद से पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेशन लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखेंगे एक शॉर्ट में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लैरिंग्स का लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ होता है, हमने पिछली बार भी समझा था। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिस का स्ट्रक्चर। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्केलेटन से बना है, पूरा की पूरा कार्टिलेज से बना है। हमने नेजल सेप्टम के बारे में डिस्कस किया था। नेजल सेप्टम क्या है, आपका बोन एज वेल एज कार्टिलेज से बना है, लेकिन लैरिंग्स आपका पूरा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। और एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, एक कार्टिलेज का उसकी लोकेशन क्या क्या होती है, ये हम 3D मॉडल की मदद से पढ़ने वाले हैं। तो आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद में कोई रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और हमेशा के लिए आपको याद रहने वाला है। फिर हम देखेंगे कि आपके स्ट्रक्चर्स, अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है लैरिंग्स में। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके कार्टिलेजेस जो है ना वो ऐसे ही अटैच तो नहीं है, मतलब ऐसे ही प्रेजेंट तो नहीं है लैरिंग्स में, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है। राइट, तो जो कार्टिलेजेस आपस में किस तरीके से अटैच होते हैं, इन्हीं अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स की मदद से अटैच होते हैं, वो हम देखेंगे, वो भी हम 3D मॉडल में ही देखेंगे। सो नॉट टू वरी। हम उसके बाद में कवर करेंगे वोकल कॉर्ड्स, आपके ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, जहाँ से आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम फोनेशन भी बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो एक्चुअली कैसे बने होते हैं। ठीक है, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, आई प्रॉमिस यू। और लास्टली हम देखेंगे आपका एपिथीलियम, लैरिंग्स में कौन से एपिथीलियम प्रेजेंट है। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी आपके चैप्टर के लिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स नाम का आपका एक चैप्टर है, राइट। उसमें रेस्पिरेटरी एपिथीलियम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए आपको एपिथीलियम में यहीं पे पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कैसे डिवाइड किया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अदर सोर्सेज पे, जो भी अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज आप और भी रेफ़र कर रहे होंगे, तो उसमें कहीं जगह पे गलत बताई हुई है। प्लीज़ एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। नेज़ल कैविटी आ रही है, फैरिंग्स आ रहा है और लैरिंग्स आ रहा है। तो नेज़ल कैविटी और फैरिंग्स हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं, आज हम लैरिंग्स पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ नोट के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका ट्रेकिया से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक। ठीक है, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए अब एक सेंटेंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट भी होता है, फैरिंग्स की एक्सटेंशन, कि फैरिंग्स कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है। फैरिंग्स आपका एक्सटेंड होता है नेज़ोफैरिंग्स से। नेज़ोफैरिंग्स क्या एरिया है, हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, जहाँ पे आपके इंटरनल लेयर्स खुल रहे हैं, राइट, जहाँ पे इंटरनल लेयर्स खुल रहे हैं। और कहाँ तक एक्सटेंड होगा, लेरिंजोफैरिंग्स तक, लैरिंग्स तक। और लैरिंग्स का निचला हिस्सा कौन सा है, लैरिंग्स का निचला हिस्सा है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज हम आज देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल लेयर से क्रिकॉइड कार्टिलेज तक आपका फैरिंग एक्सटेंड हो रहा है, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लैरिंग्स की तरफ। जल्दी से हम कवर कर लेते हैं लैरिंग्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ना, वो हम एक स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में देखेंगे, ताकि सबकी सब आप कनेक्ट कर पाए और अच्छे से समझ पाए कि लैरिंग्स के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। ओके, सो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हो, राइट। इससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, ये हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, किसकी मदद से प्रोड्यूस होती है। ये कहाँ है, आपके टॉप ऑफ द नेक में प्रेजेंट है, एट अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ट्रेकिया कैसे है और ईसोफेजस कैसे है, राइट। ट्रेकिया ये आपका आगे है, उसके पीछे आपकी ईसोफेजस होती है, राइट। ये ट्रेकिया आगे और ये ईसोफेजस पीछे। चलिए ईसोफेजस को मैं साइड में रख देती हूँ। अब इधर देखिए, आपका जो लैरिंग्स है वो कैसे प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट पे, ऐसे ऊपर वाले पार्ट पे लैरिंग्स के प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज हम लैरिंग्स को ऐसे भी देखेंगे, ऐसे अंदरूनी। अगर हम लैरिंग्स को ऐसे देखते हैं ना, तो बीच में ये पीछे फिंगर्स दिख रही है मेरी, ये आपको ऐसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसके बीच में आपको वोकल कॉर्ड्स दिखते हैं, राइट।
तो इसके थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब ये वोकल कॉर्ड्स कुछ नहीं है, कुछ इलास्टिक टिश्यू के फोल्ड्स है, कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती है, टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं। तो जब हम एक्सहेल करते हैं ना, तो हमारे लंग्स में से हवा निकलती है ट्रेकिया के थ्रू, और ट्रेकिया के ऊपर क्या है आपका लैरिंग्स, और लैरिंग्स में क्या है वोकल कॉर्ड्स। तो जब हवा निकलेगी एक्सहेलेशन के वक्त में, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, फड़फड़ाते हैं। तो इनके थ्रू जब हवा पास होती है तो उसमें से हमारी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बांसुरी जैसे, ठीक है। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी में से हम फूंक मारते हैं तो कैसे हवा में से क्या होती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन शब्द तो नहीं निकलते। शब्द कैसे निकलते हैं? शब्द हमारे निकलेंगे हमारे लिप्स की मदद से, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं आपकी फोनेशन में, साउंड प्रोडक्शन में। आपके वोकल कॉर्ड से आपकी हवा तो निकल गई, अब उसके बाद में जो शब्द निकलेंगे ना, उसमें आपके टीथ भी इन्वॉल्व होंगे, लिप्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपकी टंग भी इन्वॉल्व होगी, फैरिंग्स भी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं आपकी प्रॉपर स्पीच प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अभी समझ में हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपकी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलेशन के वक्त में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एपिग्लॉटिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि ग्लॉटिस को कवर करेगा, राइट, ताकि लैरिंग्स में कुछ भी एंटर ना कर पाए, ट्रेकिया में कुछ भी एंटर ना कर पाए। चलिए लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा विंड पाइप के ऊपर। ऑल राइट, आगे बढ़िए। देखिए एंटीरियरली प्रेजेंट है और सर्वाइकल 3 to सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। सर्वाइकल 3 to सर्वाइकल 6 वर्टिब्रे में ये प्रेजेंट है। ऑल राइट, अब लेरिंजियल स्केलेटन में 9 कार्टिलेजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि कितने कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेज के नंबर पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 3 सिंगल होंगे, 3 पेयर्ड होंगे। अभी के अभी ऐड कीजिए, कितने बने, 9 बने, 9 कार्टिलेजेस बने। तो कौन कौन से सिंगल है मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ। चलिए पहले सिंगल वाले देख लेते हैं। आइए इधर, ये देखिए, ये आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इधर डायग्राम की तरफ देखिए, पर्पल कलर का स्ट्रक्चर, ये आपका एपिग्लॉटिस है, सिंगल है, ठीक है, पत्ती जैसा है, लीफ शेप्ड है, यही आपकी ग्लॉटिस को कवर करेगा। ये देखिए ट्रेकिया, यहाँ से ट्रेकिया के अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है आपका, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, रिंग जैसा दिख रहा है आपको, सिग्नेट रिंग जैसा दिख रहा है। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा सिग्नेट रिंग जैसा स्ट्रक्चर है कार्टिलेज में जो आपके लोअर पार्ट पे प्रेजेंट है लैरिंग्स के, तो क्या आंसर हुआ, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है। सेकेंडली हम देखिए ये थायराइड, ये भी सिंगल है, मेजर पोर्शन बना रहा है आपका, शील्ड शेप्ड है, शील्ड के जैसा है, राइट, शील्ड के जैसा स्ट्रक्चर है, और थायराइड है, सिंगल है। अब यहाँ पे ना इसकी एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है, उठा हुआ होता है। मैं आपको 3D मॉडल से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि उसका उठने को हम क्या कह रहे हैं, ये इस उठा हुआ कैसे है और किस वजह से उठा होता है, वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से एडम्स एप्पल बनता है। ये जो प्रोमिनेंस है ना, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। थायराइड कार्टिलेज की प्रोमिनेंस को, यहाँ से जब ये बल्जी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। मेल्स में ये बल्जी होता है, ये थायराइड कार्टिलेज। तो किस वजह से होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं नहीं सुनने मिलेगा। सीरियसली बिलीव कीजिए, कहीं नहीं सुनने मिलने वाला है इतना आसानी से। तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, सुनिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए एपिग्लॉटिस आपका आ गया, सिंगल स्ट्रक्चर, थायराइड सिंगल है, क्रिकॉइड सिंगल है। अब डबल वाले भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले वापस जाए यहाँ पे 3 पेयर्ड वाले देखिए, एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। घबराइएगा नहीं, नामों से बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए 3 पेयर्ड वाले देख लेते हैं अब हम लोग इसके पोस्टीरियर व्यू में। हमने एंटीरियर में ये सारे देख लिए, अब पोस्टीरियर व्यू में देखिए। पोस्टीरियर व्यू में देखिए ट्राइंगल शेप, रफली ट्राइंगल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। इसके ऊपर ये 2 नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस। इसका हिंट मैं दे रही हूँ याद रखने का, इसके शुरुआत में क्या प्रेजेंट है, कॉर्न, मक्की के दाना, राइट। मक्की का दाना कैसे दिखता है, नोड्यूल जैसा, दाने जैसा दिखता है। तो ये आपका दाने जैसे ऊपर प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस के ऊपर आपके कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। और आपके जो क्यूनिफॉर्म है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर एंड इन फ्रंट, ऐसे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर और फ्रंट में, किसके, आपके कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस के एंटीरियर और फ्रंट में आपके क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको फिर भी 3D मॉडल के थ्रू समझाऊंगी ताकि रटने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। अब आप एक बात और देखिए हायर्ड बोन के बारे में। ये वाली कॉलर शेप बोन दिख रही है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? टंग के बेस पे। यहाँ पे प्रेजेंट होगी टंग के बेस पे, ठीक है। ये हायर्ड बोन जो है ना, एम्ब्रियोलॉजिकली इसको स्कल का हिस्सा माना जाता है, लैरिंग्स का पार्ट नहीं माना जाता है। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, राइट, कि हायर्ड आपकी लैरिंग्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी लैरिंग्स इससे अटैच है। और अब एक्सटेंशन देखिए थायराइड की, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है? एपिग्लॉटिस से क्रिकॉइड कार्टिलेज तक एक्सटेंशन समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट फॉर यू। ओके, सो ये हमने कवर कर लिया है। अब जो पेयर्ड है ना, 3 पेयर्ड, इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, CAC। अब क्रिकॉइड तो आपने देख लिया कि सिंगल है, तो बाकी ये जो 2 बचे, कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म, ये दोनों के दोनों आपके पेयर्ड में आ जाएंगे। अब ये जितने भी 9 अपने कार्टिलेजेस पड़े हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, या तो हाइलिन होंगे या इलास्टिक होंगे, राइट। और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, लेकिन इसको याद रखने की एक कंसेप्चुअल ट्रिक है, छोटी सी कंसेप्चुअल ट्रिक है। जैसे मैं आपको 3D मॉडल दिखाऊंगी, उसके बेसिस पे आपको समझाऊंगी कि याद कैसे रखना है कि हाइलिन कार्टिलेज होगा या इलास्टिक कार्टिलेज होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हो आप सेशन को। सो प्लीज़ लाइक देने में कोई कंजूसी मत कीजिए। ओके, चलिए कार्टिलेजेस पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला थायराइड कार्टिलेज आपका मोस्ट प्रोमिनेंट है, आपने देख लिया, फ्रंट पे प्रेजेंट है, C शेप्ड है और इनकम्प्लीट है डॉर्सली। पीछे से इनकम्प्लीट था, ये देखिए पीछे से इनकम्प्लीट है, राइट। ये इधर देखिए पीछे से इनकम्प्लीट है। तो अब इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया इसकी। एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? थायराइड कार्टिलेज की बल्जीनेस को। अब किसकी वजह से होता है? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। क्या होता है कि मेल्स में इसका साइज़ क्या होता है ना, वो कंसिडरेबली इंक्रीज़ कर जाता है प्यूबर्टी के वक्त में, जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट हो जाता है। अब प्रोमिनेंट क्यों होता है उसकी ट्रिक हम डिस्कस करते हैं। पहले देख ले कि कैसा प्रोमिनेंस इसकी आ रही है, ठीक है, क्यों आ रही है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अब पहली बात तो आपका थायराइड कार्टिलेज जो है ना, वो 2 प्लेट से बना है, हाइलिन कार्टिलेज की 2 प्लेट से बना है। अब ये दोनों के दोनों जो प्लेट्स है ना, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वाई इज एडम्स एप्पल मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स? मेल्स में प्रोमिनेंट कैसे बनता है? टेस्टोस्टेरोन के वक्त में बढ़ गया, ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंट क्यों दिख रहा है? कोई तो कारण होगा, ये कारण आपको यहीं पे समझा रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये 2 प्लेट से बना है, जो कि आपकी क्वाड्रिलेटरल प्लेट्स है। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड प्लेट्स है, जो कि आपके मिड लाइन में ऐसे जॉइन करेंगी, अलोंग दी लेंथ ऐसे जॉइन करती हैं। तो जिस एंगल पे ये जॉइन करती है ना, हम उसको बोलते हैं थायराइड एंगल। अब ये एंगल मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। ये वाला एंगल ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। मेल्स में होता है 90 डिग्री, फीमेल्स में होता है 120 डिग्री, ठीक है। अब मेल्स में क्योंकि ये एंगल एक्यूट है, ज़्यादा एक्यूट है, 90 डिग्री है, इसीलिए ज़्यादा नोटिसेबल होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ग्रेट, क्लियर, वेरी क्लियर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अभी देखते हैं हम 3D मॉडल से भी देखेंगे इसको कि आपके लेरेंजियल प्रोमिनेंस कैसे दिख रही है, कैसे टाइप का एंगल आपका दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले हम कार्टिलेजेस कवर कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाए, कनेक्ट कर पाए आप, ठीक है। चलिए, क्रिकॉइड कार्टिलेज हमने डायग्राम से तो देख ही लिया है, सिग्नेट रिंग जैसा दिखता है और ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आपके जितने भी बड़े बड़े कार्टिलेजेस आ रहे हैं ना, जितने भी बड़े बड़े कार्टिलेजेस आपको दिखेंगे 3D मॉडल में, वो सारे के सारे हाइलिन कार्टिलेज से बने होंगे। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि हाइलिन कार्टिलेज का फंक्शन होता है आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट भी देना और फ्लेक्सिबिलिटी भी देना। तो अब जो बड़े वाले कार्टिलेजेस हैं उनको सपोर्ट भी देना है लैरिंग्स को और फ्लेक्सिबल भी होना है, लेकिन सपोर्ट ज़्यादा देना है। इसलिए बड़े वाले जितने कार्टिलेजेस हैं वो आपके हाइलिन कार्टिलेज से बने होंगे। और जितने छोटे देखेंगे ना आप, अभी आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे, तो छोटे वाले जो हैं वो आपके इलास्टिक कार्टिलेज से बने होंगे, ठीक है। फिलहाल आपने देखा था थायराइड सबसे बड़ा था तो वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। अब क्रिकॉइड भी आपने देखा अच्छा खासा बड़ा है, बेस पे प्रेजेंट है, तो वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरा आ जाएगा एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था, पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट था, ट्रायंगुलर शेप था, रफली पिरामिड शेप था। अब ये भी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इस पर हम आगे जाके देखेंगे कि इस पर वोकल कॉर्ड्स अटैच करेंगे, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स इस पर अटैच करते हैं, तो इसको भी सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट इसको देना पड़ेगा, इसलिए ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी गुड ट्रिक। चलिए
अब हम देखते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेजिस, इसको हम सैंटोरिनी भी बोलते हैं। ये दो कॉनिकल नोड्यूल्स हैं इलास्टिक कार्टिलेज के, छोटे छोटे हैं, ठीक है, कोई सपोर्ट देने का काम तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए इलास्टिक कार्टिलेज के बने होंगे। और कहाँ थे? एपेक्स ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेजिस पे प्रेजेंट थे। अब क्यूनिफॉर्म पे आ जाइए। क्यूनिफॉर्म जो है आपके क्या काम कर रहे हैं? दे आर लाइंग अबव एंड इंटीरियर टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, ऑल्सो दे कनेक्ट एपिग्लॉटिस टू एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। एरिटेनॉइड कार्टिलेज पे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि एरिटेनॉइड कार्टिलेज से आपके वोकल कॉर्ड्स अटैच होंगे। कैसे अटैच होंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा वंस वी गो इनटू द 3D मॉडल, ठीक है। तो जब आपके अटैच होंगे एरिटेनॉइड कार्टिलेज से, तो आपके वोकल कॉर्ड्स को तो ये इन्वॉल्व कर ही रहे, कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। साथ में ये एपिग्लॉटिस से भी कनेक्ट होते हैं। जब हम बात करेंगे तो आपका एपिग्लॉटिस तो उस ग्लॉटिस को कवर नहीं करना चाहिए, राइट, नहीं करना चाहिए। तो यही कनेक्शन काम आता है कि ये किसी तरीके से, इसलिए एपिग्लॉटिस से कनेक्टेड होते हैं कि ये खुला रख पाए, ठीक है। एपिग्लॉटिस और भी बहुत चीज़ों से कनेक्टेड होता है, लेकिन इनसे भी यूनिफॉर्म कार्टिलेज से भी आपका कनेक्टेड है। और यही रीज़न है कि इसको ज़रूरी है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज को एरिटेनॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करके रखना। अब ये देखिए, एपिग्लॉटिस आपका इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, पत्ती के शेप का है। हम ये क्यों एपिग्लॉटिस को जो हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कार्टिलेज से क्यों बना हुआ है ये? क्योंकि क्या होता है जब हम स्वैलो करते हैं तो स्वैलो करते वक्त हमारा फैरिंग्स और लैरिंग्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, फैरिंग्स और लैरिंग्स दोनों उठते हैं, राइज करते हैं, और उनके उठने की वजह से क्या होता है आपका एपिग्लॉटिस ऐसे जो है दब जाता है, बेंड हो जाता है। तो बेंड होने की वजह से, क्योंकि इसको इतनी बेंडिंग सहनी पड़ रही है, इसलिए इसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इसलिए ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है एपिग्लॉटिस पे आपके कि कौन से कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर? अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम 3D मॉडल देख लेते हैं। चलिए, एंजॉय कीजिए। चलिए, ये लेरिंजियल प्रोमिनेंस है आपका, ये देखिए साइड से ये एंगल दिख रहा है आपको इधर, ये माउस का कर्सर देखिए आप, देखिए कैसे एंगल दिख रहा है। दो प्लेट्स यहाँ पे मिल रही हैं, हाइलिन कार्टिलेज की दो प्लेट्स यहाँ पे मिल रही है और किस एंगल से उठा हुआ है। और ये मेल्स में आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स में होगा ऑफकोर्स, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होगा एंगल की वजह से, 120 डिग्री एंगल की वजह से। अभी देखिए साइड में थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ऊपर ही आपकी आ गई हाइड बोन, नीचे आ गया क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब ये पीछे आ जाइए, देखिए एपिग्लॉटिस, पत्ती के शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग, वेरी क्लियर, ओके। यह देखिए एरिटेनॉइड कार्टिलेज लेफ्ट और राइट आपकी पिरामिडल शेप, देखिए ऊपर है लेफ्ट कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, ठीक है, ये देखिए कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस। अब इसके अंदर आने से पहले, अंदर का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एक बार वोकल कॉर्ड समझ लेंगे ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। रेडी? चलिए, सो लैरिंग्स के अंदर जब हम लैरिंग्स को ऐसे देख रहे थे, लैरिंग्स को जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो इसके अंदर, ये लैरिंग्स के अंदर हमें इसके अंदर हमें ऐसे वोकल कॉर्ड्स दिखते हैं। अभी हम इसको ऐसे देखेंगे, डायग्राम जो भी हम देखेंगे ना वो लैरिंग्स का हम ऐसे देखेंगे, ये ऊपर ऐसे प्रेजेंट था, राइट। अब हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ऐसे देख रहे हैं हम, इनसाइड द लैरिंग्स आर प्रेजेंट 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जिसमें से आपके एक पेयर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के होते हैं। इनको वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, टिश्यू के फोल्ड है, टिश्यू के फोल्ड्स है, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है, अभी हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये टिश्यू के फोल्ड्स जो है ना, इनके अंदर मसल्स है, ये एक्चुअल में मसल्स है जो कि टिश्यू से कवर्ड हैं। ये सही में आपको कहीं अभी तक शायद ही मतलब पढ़ने में आया होगा कि ये मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर टिश्यूज़ हैं जो कि आपके वोकल फोल्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए फॉल्स वोकल फोल्ड्स होते हैं जिनका बहुत मिनिमल रोल होता है साउंड प्रोडक्शन में। इनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फोल्ड्स या वेस्टिबुलर फोल्ड्स, ठीक है, वेंट्रिकुलर फोल्ड्स या वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ध्यान रखिए, 3D मॉडल में समझ में आ जाएगा। अभी ये बाहर वाले जो मैंने ब्लू से लेबल कर रखे हैं वो बाहर वाले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये एंटीरियर हो गए, तो एंटीरियर वाले मतलब आपके बाहरी फॉल्स वाले हैं, और अंदर वाले जो रेड से लिखे हुए हैं, रेड जिन पे जा रहा है लाइन, ये वाले अंदर वाले, ठीक है, जो आपको वाइट दिख रहे हैं, ये कौन से ट्रू वोकल फोल्ड्स है। इन्हीं से एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस होती है जब ये फड़फड़ाते हैं। और ये अंदर क्या है आपका, ये है रीमा ग्लॉटाइडिस, रीमा ग्लॉटाइडिस, ये ग्लॉटिस की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं रीमा ग्लॉटाइडिस। इधर से ही हवा निकलेगी बाहर, ओके, ग्रेट। चलिए
अभी असली पिक्चर देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग। आप पिक्चर कोरिलेट कर पा रहे हैं? ये अंदर वाले वाइट कलर के फोल्ड्स देखिए, ये क्या है? आपके ट्रू वोकल फोल्ड्स है। और बाहर वाले जो बाहर है, ये क्या है? फॉल्स वोकल फोल्ड्स है। ठीक है, चलिए समझे। ऑल राइट, अभी आ जाइए, देखिए राइट वेस्टिबुलर लिगामेंट। अब वेस्टिबुलर मतलब फॉल्स, तो ये कुछ नहीं है लिगामेंट, ये आपके कॉर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। ये जो लिगामेंट्स है ना, ये आपके वोकल फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको अटैच करने का काम कर रहे हैं बस। ठीक है, तो अब ये दो पेयर्स है, तो एक राइट वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर वाला फॉल्स वाला है राइट, अभी राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया अंदर वाला, सॉरी ये आपका राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है। अब ये हुआ वोकल लिगामेंट, ट्रू वोकल कॉर्ड्स का हिस्सा, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स का हिस्सा हो गया लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली अटैच करने का काम कर रहे हैं आपके वोकल कॉर्ड्स को। ये लेफ्ट वोकल लिगामेंट हो गया। अब देखिए ये ट्रैकिया आपके रिकॉर्ड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट है, सॉरी अभी रिकॉर्ड ट्रैकिया जो है उसके ऊपर रिकॉर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, आपकी ये ऊपर हो गई लिगामेंट्स। अब मैंने शुरुआत में मेंशन किया था कि जितने कार्टिलेजेस हैं आपके, वो आपस में एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है, उनको आपस में ऐसे उड़ते थोड़े रहेंगे हवा में, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो कैसे अटैच होते हैं? लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स की मदद से अटैच होते हैं। और जो दो लिगामेंट्स के नाम होते हैं, वो जिन दो स्ट्रक्चर्स को अटैच करेंगे ना, उनके बेसिस पे रखे जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ये किसको अटैच करेगा? हायोइड बोन को एपिग्लॉटिस से। ठीक है, अब ये देखिए पीछे थायरोहायोइड लिगामेंट, थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से। अब ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, अब आप समझ पा रहे होंगे हायोइड बोन को थायराइड कार्टिलेज से। ये देखिए फ्लैट है मेम्ब्रेन। अंदर वाला देखिए क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज को नीचे से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? थायराइड तक। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। ये देखिए, ये जो आपके वोकल लिगामेंट्स है, देखिए वोकल लिगामेंट्स है, ये कहाँ से कहाँ अटैच्ड है। आप ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या है आपका? माउस का कर्सर देखिए, थायराइड कार्टिलेज है। और ये अटैच किससे है? एरेटिनॉइड कार्टिलेज, जो ट्राइंगल शेप पीछे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके वोकल कॉर्ड्स किससे अटैच्ड है? आपके एरेटिनॉइड कार्टिलेज से राइट। इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एरेटिनॉइड कार्टिलेज दे कंट्रोल द मूवमेंट एंड टेंशन ऑन द अटैच वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, बिकॉज एक पहली बात तो ये है कि ये ना रोटेशनल और स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ये रोटेट होते हैं और स्लाइड होते हैं। तो इस वजह से ये ना मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वोकल कॉर्ड्स की। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करेगा वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट को, तो कौन करेगा? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि थायराइड कार्टिलेज की जो रिज है ना, थायराइड कार्टिलेज से ये फिक्स्ड होते हैं। जो हमने थायराइड एंगल्स के बारे में पढ़ा ना, थायराइड एंगल ये आगे से उससे अटैच होते हैं, इसलिए फिक्स्ड होते हैं वोकल कॉर्ड्स आगे से, सिर्फ पीछे से मूव किए जाते हैं एरेटिनॉइड कार्टिलेज की मदद से। चलिए अब हम देखेंगे ट्रू वोकल फोल्ड्स है क्या। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये मसल्स के ऊपर टिश्यू हैं, एक्चुअल में ये मसल्स हैं। तो टू मसल्स नोन एज थायरोएरेटिनॉइड मसल, दे अटैच द थायराइड कार्टिलेज टू एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस एंड द लोअर पोर्शन ऑफ दीज मसल्स दे फॉर्म द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ये कहीं आपको पढ़ने में आया है? ठीक है, अभी तक सुनते रहे, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, टिश्यू के स्ट्रक्चर है, टिश्यू के स्ट्रक्चर है, लेकिन टिश्यू के नीचे मसल है। ओके, और कौन सी वाली मसल है ये भी अभी हम देखते हैं। चलिए, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्विन इन फोल्डिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टिश्यूज। अब आप ये देखिए, आपकी सबसे ऊपर एपिथीलियम होगा। ठीक है, जितनी म्यूकोसल लाइनिंग्स है वो कैसे बनी होती है? सबसे ऊपर एपिथीलियम होता है, उसके बीच में, उसके नीचे आपकी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं इसको BM लिख रही हूँ। ऑलराइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे आपका होता है लेमाइना प्रोप्रिया। ठीक है, यही आपकी 3 डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ की लेयर्स होती है। जो इनकी आउटर लेयर है वोकल कॉर्ड्स की, वो क्या है? इसको याद रखिए प्लीज़, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है, ये एपिथीलियम की लेयर हो गई। इसके नीचे क्या आ जाएगा? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, और इसके नीचे आपका आ जाएगा लेमाइना प्रोप्रिया, जो कि एक जेल लाइक लेयर है, जो कि अलाउ करेगी वोकल फोल्ड्स को वाइब्रेट करने के लिए और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ऑलराइट, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी भला होना चाहिए, राइट? ओके, शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। चलिए ठीक है, सो थायरोएरेटिनॉइड मसल्स है, वो इसका डीपेस्ट पोर्शन बना रही है। अंडरस्टूड? ओके, और ये सारे वोकल फोल्ड्स जो है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, क्योंकि जिसकी हमने बात करी है वो म्यूकोसल लाइनिंग ही है। म्यूकोसल लाइनिंग का ही स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। ओके,
चलिए, अब हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, आपके जो वोकल फोल्ड्स हैं ना वो एंटीरियरली किससे अटैच्ड हैं, आपके थायराइड एंगल से अटैच है, इसलिए हमेशा आगे से ऐसे फिक्स्ड रहते हैं। हमने देखा ना स्ट्रक्चर आगे से फिक्स्ड रहते हैं। ये देखिए, ये आगे से स्टेटिक है, ये आगे से फिक्स्ड है, और ये पीछे से ये मूव करेंगे क्योंकि पीछे से ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है। आगे बढ़े। ओके, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अब नीचे वाला इस पोर्शन का हिस्सा कौन बना रहा था? ट्रू। अब जो उसका सुपीरियर पोर्शन है, सुपीरियर पोर्शन आपका क्या बनाएगा? फॉल्स वोकल फोल्ड्स। ठीक है, नीचे वाला बना रहा था आपके ट्रू वोकल फोल्ड्स, और ऊपर वाला इसी मसल का हिस्सा आपका क्या बनाएगा? फॉल्स वोकल फोल्ड्स। इसलिए वो बाहर की तरफ प्रेजेंट थे, ऊपरी थे, थोड़े उससे ऊपर थे ट्रू वोकल फोल्ड से। चलिए, अब इनको वेंट्रिकुलर वेस्टिबुलर फोल्ड्स भी बोलते हैं, और इनका नॉर्मल फोनेशन में, साउंड प्रोडक्शन में बहुत मिनिमल रोल होता है, लेकिन रेजोनेट करते हैं, रेजोनेटिंग साउंड्स, डीप सोनोरस टोन्स प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत ज़ोर से जब हम स्क्रीम करेंगे तब ये साउंड प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा रोल अपना निभाएंगे। उसका दूसरा रोल क्या है ये भी समझ लीजिए। ये क्या करेंगे? ल्यूब्रिकेट करने का काम करेंगे ट्रू वोकल कॉर्ड्स को, और ये जब हम स्वैलो करेंगे तो ये क्या करेंगे? वॉल्व के जैसे बन जाएंगे, ऐसे क्लोज कर लेंगे, तो वॉल्व के जैसे फॉर्म हो जाएंगे, वॉल्व बना लेंगे, तो प्रोटेक्शन का काम करेंगे लैरिंग्स की। ऑल्सो इनके पास स्पेशलाइज इम्यून रिस्पॉन्स सेल होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं वोकल ट्रैक को फ्रॉम इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये 3 रोल हैं, आपको समझ में आ गए? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, रोल्स प्ले कर रहे हैं बट अलग है। चलिए, इंजॉइंग द सेशन, आगे बढ़े। एनर्जी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी भी और मेरी भी। एनर्जी मेंटेन रखें, मोटिवेशन मेंटेन रखें, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम करेंगे बात एबडक्टेड की और एडक्टेड की। ये क्या है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना वोकल कॉर्ड्स आपका ब्रीदिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फोनेशन का तो हमने समझ लिया, अब ब्रीदिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कि क्या हो रहा है, जब आपके वोकल कॉर्ड्स ऐसे दूर रहेंगे एक दूसरे से, इसका मतलब होगा एबडक्टेड रहेंगे, तो क्या होगा? आपके ये एडिमा ग्लॉटाइटिस का जो ल्यूमेन है वो बहुत वाइड हो गया। वाइड क्यों हुआ है? ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर जो है ना वो अंदर जा सके। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर अंदर जा पाए। और जब हम स्पीक करेंगे, हम जब बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं? ये ऐसे पास में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, ताकि जब अंदर से हवा आए बाहर, ट्रेकिया में से हवा बाहर आए तो ये फड़फड़ाए, इसलिए पास रहते हैं। जब फड़फड़ाएंगे तो इनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होगी? हवा निकलेगी बाहर, और हवा इनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, राइट। तो अब छोटी सी एनिमेशन देख ले, कैसे ये लोग कैसे वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए, इंटरेस्टिंग, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये एबडक्टेड और एडक्टेड याद रखने में ना मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बनाती हूँ, मेरी बनाई हुई ट्रिक है। ये देखिए, एडक्टेड का मतलब है जब ये पास रहेंगे, वोकल कॉर्ड्स बंद रहेंगे। अब ये देखिए, ए के बाद क्या है? ये डी आ रहा है। डी का मतलब हम क्या है? डी को कनेक्ट कीजिए डियर से। द पर्सन हु आर डियर टू अस, जो हमें प्यारे होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो दूर जाए, राइट। तो वोकल कॉर्ड्स भी आपके दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से। और ओके, अब ये ए के बाद बी आ रहा है, और जिसमें डी आ रहा है, डी से कनेक्ट कीजिए डियर को। डियर को हम हमेशा पास रखना चाहेंगे अपने, इसलिए वोकल कॉर्ड्स भी पास रहेंगे। ठीक है, बहुत क्यूट सी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं आप कि कैसे आपको कनेक्ट करना है एबडक्शन और एडक्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल पिक्चर्स देखेंगे। ये देखिए, अभी ये क्या है? ये ल्यूमेन वाइड हो गया आपके ट्रैकिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर लेने के लिए, और जब हम बात करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड्स ऐसे पास आ जाएंगे। देखिए सेकंड, ये पास आ गए, यहाँ पे ये पास आ गए ना, ताकि ये पास रहेंगे तो वाइब्रेट करेंगे। ऑल राइट, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आप कहीं से भाग कर आते हैं, एकदम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर आते हैं, तो क्या होता है? बोलना मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है, हाँफते हैं, बोला नहीं जाता। किस वजह से होता है? क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, आपको ज़्यादा हवा चाहिए अंदर, तो ज़्यादा हवा देने के लिए क्या होगे? आपके वोकल कॉर्ड्स को दूर रहना पड़ेगा। इनफैक्ट ये नॉर्मल ब्रीदिंग से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, इसलिए आपको बोलने में तकलीफ होती है। कॉरिलेट कर पा रहे हैं? यस, बायोलॉजी को आप डेली लिविंग से कॉरिलेट कर सकते हैं, यही तो ब्यूटी है बायोलॉजी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एपिथेलियम देखेंगे लैरिंग्स का। एपिथेलियम मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर से यहाँ से कॉरिलेट कर पाए, यहाँ पे समझना ज़्यादा आसान है हमें। ठीक है, म्यूकोसा आपका क्या है? लैरिंग्स का। लैरिंग्स आपके फैरिंग्स से कंटिन्यूएशन में है कि नहीं?
तो इसका जो म्यूकोसा है ना, उसमें 2 टाइप के इसके एपिथेलियम जो है वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है। 2 टाइप के कौन से होंगे अभी हम डिस्कस करते हैं। आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल फोल्ड्स जो है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। इसको याद रखिए, हमने ये नेजल कैविटी में भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये आपके वो फॉल्स वोकल फोल्ड्स इसी से कवर्ड होते हैं। और यही वाला जो एपिथेलियम है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ये आपका किस में प्रेजेंट होगा, नेजोफैरिंक्स में प्रेजेंट होगा, नेजोफैरिंक्स के कुछ पार्ट में प्रेजेंट होगा। और नेजोफैरिंक्स का वो पार्ट जो आपके ओरोफैरिंक्स से ज्वाइन कर जाएगा ना, वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। प्लीज रिमेंबर, ओरोफैरिंक्स का एपिथेलियम इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर आपके पास अभी कोई नोटबुक है तो नोट भी कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। चलिए, हमने फॉल्स वोकल फोल्ड्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये देखिए, ट्रू वोकल फोल्ड्स किससे कवर्ड है, आपके नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। वेरी क्लियर, अभी समझ में आ गया एपिथेलियम का, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, beneath the vocal cords the larynx is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium। वोकल फोल्ड्स तक का एपिथेलियम हमने पढ़ लिया, लेकिन वोकल कॉर्ड्स की जो निचला हिस्सा है, वोकल कॉर्ड्स के जो बाद वाला हिस्सा है लैरिंक्स का, वो किससे कवर्ड है, वो आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से ही कवर्ड है। बीच में एक ट्रांजिशन जोन आ जाता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का। क्लियर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, याद भी रखिएगा। अब मसल्स हम देख लेते हैं। हमने कहा था कि मसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, आपके फॉल्स वोकल फोल्ड्स में कोई मसल नहीं होती है, लेकिन ट्रू वोकल फोल्ड्स जो है आपके, उससे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम जो बोलेंगे तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है ना, हम हमारी मर्जी से तो बोल रहे हैं, तो स्केलेटल मसल होगी, राइट। ऐसे कॉरिलेट कर पाएंगे, आसान है समझना, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, तो लाइक में कोई कंजूसी मत कीजिए, अभी के अभी लाइक कीजिए, ऑलराइट। चलिए, अब लास्ट स्लाइड है आपकी फंक्शन समझने की लैरिंग्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सार है, इट इज द क्रक्स वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड और वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आपके फंक्शंस क्या क्या है, फोनेशन इसमें हमने समझ लिया। एक बात और है आपकी, जो हमने मसल्स डिस्कस करी थी, आपके लैरिंग्स के 2 टाइप की मसल होती है, एक होती है अंदरूनी मसल और एक बाहरी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल। जो इंट्रिंसिक मसल है ना आपकी, उसमें से कुछ जो है वो आपकी फोनेशन को कंट्रोल करेंगी, जो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी पिच और वॉल्यूम की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। और जो बाकी जो बची हुई इंट्रिंसिक मसल है वो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, वोकल कॉर्ड्स को पास लाती हैं, दूर भेजती हैं, ठीक है। और जो इसकी लैरिंग्स की जो एक्सट्रिंसिक मसल है वो क्या काम करेगी, ये भी समझ लीजिए। प्लीज़ रिमेंबर, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि एक्सट्रिंसिक मसल क्या करेगी, आपकी लैरिंग्स की बाहरी मसल, वो आपको आपके लैरिंग्स को थ्रोट के बाकी स्ट्रक्चर, जो आपके गले के बाकी स्ट्रक्चर्स है, उससे लैरिंग्स को कनेक्ट करने का काम करेगी, जोड़ने का काम करेगी। और साथ में जब हम स्वैलो करते हैं, आपका लैरिंग्स ऊपर उठता है, हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। तो लैरिंग्स को ऊपर उठाने का काम करेगी एक्सट्रिंसिक मसल। पहले बात तो वो गले के दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ेगी आपके लैरिंग्स को, और दूसरा लैरिंग्स को ऊपर उठाने का काम करेगी। वेरी क्लियर। रेस्पिरेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रोटेक्शन में एक चीज़ रह गई है डिस्कस करनी, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वोकल फोल्ड्स का, क्या काम है प्रोटेक्ट करने में। हम एपिग्लॉटिस के बारे में जानते हैं, एक बाहरी ढाल। जब हम क्या करेंगे, खाना खाते खाते बात करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से बहुत तेज से खांसी आती है, राइट। अब हमने डिस्कस किया था कि एपिग्लॉटिस क्योंकि पार्शियली कवर कर पाता है, तो और उसकी वजह से खाना अंदर चला जाता है। जब आपकी बाहरी डाल थोड़ा सा फेल हो गई, एपिग्लॉटिस थोड़ा सा फेल हो गया, तो क्या होगा, तो भी क्या गला हार मान लेगा, लैरिंग्स हार मान लेगा कि नहीं मैं खाने को अंदर जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने देता। क्या होता है, आपकी जैसे ही डीप इन्हेलेशन की वजह से, ठीक है, एकदम से गहरी सांस की वजह से आपके कैरिना में, कैरिना क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, कैरिना वो वाला रीजन है जहाँ पे आपका ट्रेकिया 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका खाना टच करेगा ना, यहाँ ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, कैरिना आपका सबसे सेंसिटिव एरिया होता है कफिंग रिफ्लेक्स को इंड्यूस करने के लिए। जैसे ही खाना यहाँ पे टच करेगा, इतनी तेज कि आपको खांसी आएगी। उसके बाद क्या होगा, खांसी आने के तुरंत के बाद क्या होगा, जैसे आपके वोकल फोल्ड्स के थ्रू खाना अंदर गया, कैरिना पे टच किया, वोकल फोल्ड्स एकदम से बंद हो जाते हैं, जोर से बंद हो जाते हैं, ताकि ऊपर से और खाना ना अंदर जा पाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तेज की खांसी आएगी, आपकी बॉडी क्या करेगी, तेज हवा के साथ बाहर भेजेगी खाने को, और बाहर भेजने की वजह से, हवा की वजह से इतनी तेज़ हवा होती है कि वोकल फोल्ड जैसे फिर से खुल जाते हैं, और जितना भी खाना आपने लिया है अंदर वो सब बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही आपका जो
लैरिंग्स है वो आपके प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है वोकल फोल्ड्स के थ्रू। अब लास्ट पे आ जाइए डेग्लूटेशन। अब आप ये देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि स्वैलोइंग के वक्त में कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब आप स्वैलो कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा था, लैरिंग्स ऊपर उठ रहा था, ठीक है। ये देखिए, द इनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एयर वे थ्रू क्लोजर ऑफ द ग्लॉटिस एंड एलिवेशन ऑफ द हायोलैरिंजियल कॉम्प्लेक्स। हायो यहाँ पे हायोइड बोन है, आपका हायोलैरिंजियल कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा की पूरा जो है ऊपर उठता है। तो अगर ये ऊपर नहीं उठ पा रहा है और आपका ग्लॉटिस जो है वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से आपको डिस्फेजिया होने लगता है। डिस का मतलब कि डिफ़िकल्टी, जहाँ पे भी डिस आता है ना ये प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग होने लगती है। तो आप समझ गए कि इसके क्या क्या 4 फंक्शंस है, अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ग्रेट। All right, so if you have liked the explanation, if you have any doubts, if you have any queries, please you're most welcome to post in the comment section. मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ने वाली हूँ, उस पर रिप्लाई भी करने वाली हूँ। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैंने बहुत अच्छा वाला क्विज इस चैप्टर के लिए कंपाइल करके रखा है, उसको भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। ऑल राइट, गुड बाय।